गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया, इसे प्रणाली भी कह सकते हैं, प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी जो है वो एक सुनियोजित एवं व्यवस्थित अध्ययन है। यानी कि पहले ही प्रोग्राम बनाया जाता है और इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन की जाने वाली इकाई, जिसे इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है, के बारे में सूक्ष्म, गहन एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि से अध्ययन करने के लिए कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है, कुछ चरण या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसी को ही अपन देखने जा रहे हैं कि क्या चरण है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, समस्या का विवरण दिया जाता है। इसमें ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, निवारण नहीं, ये विवरण है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। इस पद्धति में सबसे पहले समस्या के प्रत्येक पक्ष की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। उसके बारे में भूत एवं वर्तमान की समस्त सूचनाओं का संकलन किया जाता है। समस्या के बारे में जिन पक्षों की व्याख्या करनी होती है उनका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। समस्या का वर्णन और उसकी व्याख्या इस विधि का सबसे पहला सोपान है, यानी कि ये काम सबसे पहले होता है। इस चरण में भी कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहली बात कौन सी हो, अध्ययन समस्या का चयन। यानी कि इसके अंतर्गत सबसे पहले तय किया जाता है कि किन व्यक्तिगत विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। और ये व्यक्तिगत विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं, साधारण, विशेष और असाधारण। अब इसी में दूसरा जो चरण है या दूसरी जो विशेष बात है वो है इकाइयों के प्रकार एवं संख्या का निर्धारण। यानी कि पहले चरण में जो दूसरी विशेष बात है ना, वो क्या है, इकाइयों के प्रकार एवं संख्या का निर्धारण। अध्ययन विषय के चयन के बाद अध्ययन के लिए इकाइयों की संख्या एवं उनके प्रकारों को तय किया जाता है। साथ ही यह भी तय किया जाता है कि अध्ययन की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था अथवा समुदाय में से क्या होगी और इनकी कितनी संख्या होगी। तीसरी जो विशेष बात है वो है विश्लेषण का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनालिसिस। यानी कि इकाइयों की संख्या तय होने के बाद यह तय किया जाता है कि समस्या के किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत इकाई को प्रभावित करने वाले कारकों और उनसे प्रभावित होने वाले तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है। यानी कि वे कारक जो उस इकाई को प्रभावित करेंगे और उस इकाई से जो कारक प्रभावित होते हैं, उन दोनों का इसमें विश्लेषण किया जाता है। अब दूसरा जो चरण है वो है घटनाओं का कालक्रम। समस्या की विवेचना करने के बाद विभिन्न घटनाओं के घटित होने के क्रम को ज्ञात किया जाता है या पता किया जाता है। और यह भी पता किया जाता है कि इस दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित हुए। घटनाओं के उतार चढ़ाव के द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को समझा जाता है। तीसरा जो इसका चरण है वो है निर्धारक कारक। व्यक्तिगत अध्ययन में उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है
जो किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। और ये जो कारक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमुख कारक, दूसरा सहायक कारक। प्रमुख कारक में वे कारक है जो किसी घटना के घटित होने के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है। उदाहरण यदि इसका देखें तो जैसे व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उसके साथियों का योगदान या गरीबी जो है वो प्रमुख कारक हो सकता है। इसी प्रकार सहायक कारकों में वे कारक आते हैं जो उसकी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति को अपराधी बनाने में गरीबी के अलावा पुलिस का अत्याचार, माता पिता का उपेक्षापूर्ण व्यवहार एवं मानसिक तनाव आदि कारक आते हैं। लास्ट चरण जो होता है वो है विश्लेषण एवं निष्कर्ष, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। व्यक्तिगत अध्ययन की पद्धति का अंतिम चरण जो है संकलित तथ्य एवं सूचनाओं के आधार पर घटना का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषण के दौरान घटना के बारे में कार्य कारण संबंध ज्ञात किया जाता है। यानी कि अनुसंधान में जब कभी विश्लेषण किया जाता है तो उसमें एक मेन काम होता है, वो है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। यानी कि ये जो कोई कार्य हुआ है, जो कोई घटना घटित हुई है, वो किस कारण से हुई है, इसका पता लगाया जाता है। इसे कहते हैं विश्लेषण करना। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, संकेतीकरण किया जाता है एवं सारणीकरण किया जाता है। साथ ही समस्या का निदान और उपचार भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन की कमियों एवं भविष्य की संभावनाओं का भी उल्लेख किया जाता है। तो ये तो हुए उसके चरण। अब बात करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के यंत्र एवं प्रविधियां। तो इसके लिए डायरिया, पत्र, जीवन इतिहास और प्रलेख, ये सबसे प्रमुख यंत्र और प्रविधियां हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है डायरी। डायरी से आप समझते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के कार्यों का उसमें उल्लेख करता जाता है। इससे हमें लोगों के जीवन की गोपनीय बातों की जानकारी मिलती है और व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम के अनुसार विवेचन प्राप्त हो जाता है। डायरी से हमें प्रमुख घटनाओं का वर्णन, आय व्यय के आंकड़े, महत्वपूर्ण पते एवं विभिन्न विषयों पर व्यक्ति के विचार आदि प्राप्त होते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों को भी प्रकट करते हैं और इसके साथ ही इससे व्यक्ति के सामाजिक संपर्क का ब्यौरा भी मिलता है। डायरियों द्वारा हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे हम साक्षात्कार एवं अन्य विधियों द्वारा भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार डायरिया जो है वो व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्यों को भी उजागर करती है। अब आता है पत्र, लेटर्स। पत्रों के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्र कई बार व्यक्ति के एक विषय पर उसके दृष्टिकोण का चित्रण करते हैं। यानी कि कोई विषय है उस पर उसका नज़रिया कैसा है। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों का ज्ञान होता है। पत्रों के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की अंतरंग सामग्री भी उपलब्ध होती है जो कुछ निश्चित तथ्यों पर प्रकाश डालती है। पत्रों में जीवन की कुछ वास्तविक घटनाएं भी लिखी जाती है।
पंडित नेहरू ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्रों के माध्यम से ही भारत और विश्व इतिहास की अनेक घटनाओं का ज्ञान कराया था। ये पत्र पहले पिता के पत्र पुत्री के नाम और बाद में विश्व इतिहास की एक झलक शीर्षक से पुस्तकों के रूप में प्रकाशित भी हुए। पत्रों के द्वारा ही हम व्यक्ति के मनोभाव, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, आशा, निराशा, जीवन के मूल्य, तनाव, विश्वास और महत्वाकांक्षाओं को ज्ञात कर सकते हैं। महापुरुषों के पत्र जो है वो उनकी मृत्यु के बाद भी प्राचीन संग्रहालयों में उपलब्ध होते हैं। यदि हम व्यक्ति के जीवन के बारे में वास्तविक एवं महत्वपूर्ण अनुभव एवं विचारों को जानना चाहते हैं तो उसके द्वारा लिखे हुए पत्र एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। यानी कि जीवन की कटु अनुभूतियों एवं मधुर स्मृतियों की वास्तविक एवं विश्वसनीय जानकारी हमें पत्रों के द्वारा ही मिल सकती है। तीसरा है जीवन इतिहास। व्यक्ति के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री। इसके अंतर्गत जीवन से संबंधित लिखित तथ्य होते हैं जिनमें घटनाओं की श्रृंखला, उनका समूह तथा सांस्कृतिक मूल्यों के साथ संबंध ज्ञात होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भाषा में अपने जीवन की घटनाओं तथा अनुभवों का वर्णन करता है। इसमें जीवन के विकास का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। अब आता है लास्ट प्रलेख डॉक्यूमेंट्स। डायरी, पत्र तथा जीवन इतिहास के अलावा भी व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन में कुछ अन्य स्रोत जैसे व्यक्तिगत प्रलेख आदि का भी उपयोग किया जाता है। इसमें आता है आत्मकथाएं, स्कूल व कॉलेज के रिकॉर्ड, वंशावली, पुस्तकें, पत्रिकाएं, सरकारी तथा गैर सरकारी विज्ञप्तियाँ, साहित्यिक सामग्री, भूत एवं वर्तमान से संबंधित अनुसंधान प्रतिवेदन आदि। तो ये हो गए प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों से भी व्यक्तिगत अध्ययन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और ये स्रोत कहलाते हैं द्वितीयक स्रोत। इनके अंतर्गत सरकारी रिकॉर्ड, पुलिस तथा न्यायालय के रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, बीमा कार्ड, आयकर रिकॉर्ड, प्रकाशित साहित्य, मित्रों एवं संबंधियों से साक्षात्कार एवं अवलोकन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त संस्मरण, केस से संबंधित वंशावली, फोटोग्राफ, एल्बम, नक्शे, चार्ट, प्रमाण पत्र, समाचार पत्रों में छपी खबरें आदि भी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होते हैं। थैंक यू।